बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे T3 टेस्ट के हवाले से। T3 टेस्ट का दूसरा फुल फॉर्म जो है वो है ट्राई आयोडियो थायरोनिन टेस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले T3 मॉलिक्यूल। तो T3 मॉलिक्यूल क्या है? ये आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है या जिसको हम मोस्टली हार्मोन कहते हैं, जो कि मोस्टली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक मेन रोल अदा करता है। यानी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है, जैसे कि बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म में, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो इनमें T3 का एक मेन रोल होता है। नॉर्मली T3 हार्मोन नहीं होता, लेकिन होता क्या है, हमारे पास T4 हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, उससे एक आयोडीन निकल कर फिर वो T3 कहलाता है। ठीक है, तो T3 कुछ इस तरीके से हमारे पास T4 से बनता है और ये थे इसके मेन फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि T3 टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, क्यों करते हैं। तो T3 का मेन पर्पस ये है कि इस टेस्ट के ज़रिए हम बॉडी में T3 का लेवल देखते हैं। अगर तो ये ज़्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर तो ये कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये कंडीशन हम बॉडी में देखते हैं। ठीक है, तो T3 नॉर्मली हमारे पास बाउंड फॉर्म में भी होता है और फ्री फॉर्म में भी होता है। बाउंड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके साथ कोई प्रोटीन अटैच होता है, और फ्री T3 का मतलब है कि वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके साथ किसी प्रोटीन का अटैचमेंट नहीं होता और वो टिश्यू के अलावा बॉडी के हर एक हिस्से में फ्रीली मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पर्पस ऑफ T3। इसके अलावा T3 के टेस्ट के ज़रिए हम थायराइड का फंक्शन भी देखते हैं और T4 वगैरह इनके फंक्शंस भी हम आसानी से T3 टेस्ट के ज़रिए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि T3 टेस्ट को करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो चलिए जी रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। हमें टिप्स चाहिए विद टिप बॉक्स, या हमारे पास येलो टिप्स है। हमें जस्टर, जिसको हम माइक्रो पिपेट या पाइपेट्स भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें डाइग्रेड मशीन, तो ये टेस्ट हम डाइग्रेड मशीन पर भी करते हैं, फाइन केयर पर भी करते हैं। इसके अलावा हमें डाइग्रेड इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ती है। T3 किट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको टोटल T3 किट कहते हैं। इसमें हमारे पास ये आपके पास T3 का कैसेट अवेलेबल होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास इसमें ख़ास किस्म के बफ़र शामिल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास T3 का बफ़र है, जिसको सैम्पल बफ़र ए, ये बफ़र ए है। और ये जो आपके पास दूसरा हमारे पास बफ़र है, ये है बफ़र बी। ये मोस्टली फास्फेट बफ़र कहलाता है। ठीक है, ये फास्फेट बफ़र हमारे पास होता है। तो इन दो बफ़र की ज़रूरत पड़ती है। साथ में हमें ये हमारे पास एक और फास्फेट बफ़र बी है, वो ए था, ये हमारे पास फास्फेट बफ़र बी है। ठीक है, तो इन तीनों की ज़रूरत। हमें पेशेंट का ब्लड सीरम चाहिए, ये सीरम है। ठीक है, पेशेंट का ब्लड सीरम जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा हमें T3 का ये एक चिप होता है, जो कि इस किट में हमारे पास आता है, जिसमें नॉर्मल रेंज सब कुछ शामिल होता है। ये किट हम इस मशीन में रीड करेंगे, तब हम ये टेस्ट जाके लगाएंगे। इसके अलावा माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसको एप एंड ड्रॉप ट्यूब कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर के, इस टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए जी प्रोसीजर की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक क्लीन येलो टिप लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास क्लीन येलो टिप है, और इस येलो टिप के ज़रिए हम इसको 20 माइक्रोलीटर पर सेट कर लेंगे। 20 माइक्रोलीटर पर सेट करने के बाद फिर हम पेशेंट का सीरम लेंगे। ठीक है, सीरम लेंगे और इस सीरम को हम एप एंड ड्रॉप ट्यूब में क्या करेंगे, डाल देंगे। टिप हम डिस्कार्ड कर लेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नया टिप लेंगे। ठीक है, और इस दफ़ा हम 80 माइक्रोलीटर लेंगे। ठीक है, अब 80 माइक्रोलीटर हम क्या करेंगे, सिंपल बफर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंपल बफर है। ये 80 माइक्रोलीटर हम लेंगे, जो कि मोस्टली पीएच को मेंटेन करने में एक मेन रोल अदा करता है। तो ये हमने 80 माइक्रोलीटर ले लिया और उसी एप एंड ड्रॉप ट्यूब में डाल देंगे, जिसमें हमने पहले 20 माइक्रोलीटर सीरम डाला था पेशेंट का। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्सअप कर लेंगे। अच्छा जी,
थोड़ा बहुत शेक करने के बाद ये मिक्सअप हो गया। नेक्स्ट हम 30 माइक्रोलीटर अब लेंगे, ठीक है। तो 30 माइक्रोलीटर हम क्या करेंगे, फास्फेट बफर अब हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं 30 माइक्रोलीटर पर मैंने जस्टर को फिट कर लिया और हम क्या करेंगे, फास्फेट बफर लेंगे। तो ये है हमारे पास फास्फेट बफर। इसी फास्फेट बफर को इसी पेन ड्रॉप ट्यूब में हम डाल देंगे जिसमें हमने सिंपल बफर और सीरम डाला था। तो ये सारे अमाउंट को हम मिक्स कर लेंगे, जितनी भी क्वांटिटी हम ले लिए इस सब को मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको शेक करना है। ये आप देख सकते हैं, मिक्स करना है, शेक करना है, ठीक है। फिर इसको हम इंक्यूबेटर में रख लेंगे। ये इसका डाइग्रेड का इंक्यूबेटर है। तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर लेंगे। ये टाइमर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, 15 मिनट इंक्यूबेशन हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम 80 माइक्रोलीटर लेंगे, ठीक है। इस पेन ड्रॉप ट्यूब में जो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 80 माइक्रोलीटर लेंगे। तो इंक्यूबेशन के टाइम ख़त्म होने के बाद फिर हम 80 माइक्रोलीटर इस पेन ड्रॉप ट्यूब से लेंगे और इसको कैसेट में डालेंगे। कैसेट का जो वेल होता है इसको हम अनबॉक्स कर लेंगे, सॉरी इस रैपर को हम इससे हटा देंगे। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। ये हमारे पास कैसेट है, आप देख सकते हैं इसमें वेल्स होता है। तो इस वेल्स में हम क्या करेंगे, 80 माइक्रोलीटर सैंपल हम डाल देंगे जो हमने इंक्यूबेट किया था। तो ये हमने इससे 80 माइक्रोलीटर ले लिया और इस वेल में हमने डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि कैपिलरी रिएक्शन के ज़रिए ये जो इसमें हमने डाला हुआ है ये क्या हो जाए, मुकम्मल तौर पर इसमें आ जाए। आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहा है। अच्छा जी, इसके इंक्यूबेशन के थोड़ा टाइम के बाद फिर हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद इंक्यूबेट कर लेंगे। 10 मिनट इंक्यूबेशन स्टार्ट हो गया। अब 10 मिनट के इंक्यूबेशन के बाद फिर हम इस स्ट्रिप को या इस कैसेट को इस मशीन के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम टेस्ट किस तरीके से रन करेंगे इस मशीन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेशेंट के सबसे पहले हम कार्ड को रीड करेंगे। ये हमारे पास चिप है, चिप हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। चिप डालने के बाद यहाँ पर रीड द इन्फो कार्ड बैच कुछ इस तरह लिखा होगा, या हमने प्रेस कर लिया तो ये कार्ड रीड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कार्ड के रीड होने के बाद फिर हम यहाँ पर सैंपल आईडी देंगे। तो हमारे पास सैंपल आईडी मिसाल के तो 176124 है। तो इसी तरह ये सैंपल हम मोस्टली सीरम से करते हैं। सीरम क्लिक करेंगे और टेस्ट हमारे पास T3 है। 2T3 पर हम क्लिक करेंगे, ओके पर हम क्लिक करेंगे और इसी तरह हम क्विक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्विक टेस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ही टाइम बाद ये आपको रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर तो शो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को नॉर्मल रेंज बताता हूँ कि हमारे पास T3 का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए। 1 to 5 ईयर में जो T3 का नॉर्मल रेंज है वो 106 से लेकर 203 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। और 6 से 10 ईयर बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 104 से लेकर 183 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। चिल्ड्रन में 11 चिल्ड्रन या 14 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं हमारे पास, उसमें 68 से 186 तक नॉर्मल रेंज होता है। और इसी तरह हमारे पास जो एडल्ट बच्चे होते हैं यानी 15 से 17 ईयर तक, तो उसमें इसका नॉर्मल रेंज 71 से 175 तक होता है। लास्ट में हमारे पास जो एज है वो है 18 से 99 ईयर तक, तो उसमें इसका नॉर्मल रेंज 79 से 165 तक होना चाहिए। तो एज टू एज ये वेरिएट करता है, ठीक है। तो जब वीडियो आपके पास आ जाए तो आपने एज से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास T3 टेस्ट। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।